बहुत ही सहायक होते हैं। अगर एंजाइम ना हो तो हमारे शरीर की जो गति है वो बहुत धीमी हो जाएगी और हमारा जीवन जो है वो संभव नहीं होगा। शरीर में पुनर्निर्माण के लिए एंजाइम हमारा बहुत साथ देते हैं, नई कोशिकाओं को बनने में और नए ऊतकों को बनने में एंजाइम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ये शरीर में उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये खुद नहीं उसमें सम्मिलित होते, लेकिन इनकी क्रिया से जो रासायनिक क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, सेल में, टिश्यूज के अंदर, उसमें ये सहायक होते हैं। तो प्रकीर्णतः एंजाइम्स, जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं। आगे को हम सिर्फ रीडिंग करेंगे। हाँ जी, उपयोग। पढ़िए। औद्योगिक तथा रासायनिक क्रिया क्षेत्र में उत्प्रेरण बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण उत्प्रेरित क्रियाओं का एक साधारण उदाहरण है। पेड़ पौधों के लिए स्थायी नाइट्रोजन की उपस्थिति नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में होती है। नाइट्रोजन के ये दोनों ही रूप उत्प्रेरकों की सहायता से निर्मित होते रहते हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय लगभग समस्त विश्व में मोटर आदि वाहनों को चलाने में जो ईंधन काम में लाया जाता था, वह सब उत्प्रेरकों की सहायता से ही तैयार किया जाता था। उत्प्रेरण द्वारा पेट्रोलियम से बहुत से ऐसे पदार्थ बनाए जाते थे जो ईंधन के रूप में में लाए जाते थे। इसलिए अतिरिक्त उत्प्रेरित क्रियाओं का अन्य महत्व भी है। उदाहरणतः ब्यूटाडाइन तथा स्टाइरीन से संश्लिष्ट रबड़ बनाने, गंध काम्ल के निर्माण और सूक्ष्म खंडित निकल की उपस्थिति में वानस्पतिक तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी के निर्माण में इत्यादि। हम पढ़ेंगे शोध। हाँ जी। शोध कारण रोगाणुओं का पनपना। रोगाणु क्या है और उसका फैलाव कैसे होता है? दुनिया में ज्यादातर रोगाणु मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। कुछ प्रकार के रोगाणु जैसे भोजन पचाने में हमारी सहायता करने वाले हमें लाभ भी पहुंचाते हैं, परंतु रोगाणुओं के बारे में यह जानकारी होने का महत्व है कि वे आपके घर में कैसे फैलते हैं, विशेषकर इसलिए कि कुछ साधारण स्वच्छता के कदमों से हम उनके पनपने को काबू में कर सकते हैं। रोगाणु क्या है? रोगाणु सूक्ष्म जीव होते हैं जो यदि हमारे शरीर में दाखिल हो जाएं तो बीमारी और संक्रमण पैदा कर सकते हैं। सबसे साधारण प्रकार है बैक्टीरिया, जैसे साल्मोनेला, जो भोजन की विषाक्तता पैदा कर सकता है। फूड पॉइजनिंग विषाणु जैसे होती है, जी, बैक्टीरिया जिससे हमें फूड पॉइजनिंग होती है। जी, जब जानते हैं, अब साफ पानी से भी, जहाँ साफ पानी तो गंदा पानी इकट्ठा होता है वहां बीमारी फैलती है, तो हम सभी जानते हैं। साफ जी, पानी अगर इकट्ठा होता है तो भी बीमारी फैलती है। कौन सी बीमारी फैलती है? अगर साफ स्वच्छ पानी इकट्ठा है तो भी उससे बीमारी फैलती है। मलेरिया, डेंगू, डेंगू, डेंगू मलेरिया मलेरिया। गंदे पानी मच्छर होता है। डेंगू का मच्छर हम्म, साफ पानी में होता है। जो हम्म, मतलब पानी गंदा, नाली वाला, कीचड़ वाला पानी नहीं होता, साफ पानी होता है। अगर वो भी इकट्ठा हो जाए कुछ दिनों में तो वहां पे डेंगू का मच्छर हो जाता है। और डेंगू बहुत ज्यादा फैला बीच में, है ना, लास्ट कुछ सालों में आपने हम्म, देखा है। तो इसका ये जरूरी नहीं कि गंदा पानी हो तभी बीमारी फैलती है। साफ पानी इकट्ठा हो वहां पर भी बीमारी फैलती है। जी। विषाणु जैसे राइनोवायरस जो आम सर्दी का कारण बनता है, कवक जैसे ट्रिकोफाइटोन जो एथलीट फुट का कारण बन सकता है, परजीवी जैसे जियारिडिया इंसिस्ट्योलस नालिस जो दस्त का कारण बन सकता है। एथलेट रोगाणु फुट मतलब एथलेट जी, फुट जो पैर सूज जाता है, जहाँ पे जी, वो क्या होता है कि वहां पे हमारे जो सेल होते हैं, हमारे जो टिश्यूज होते हैं, वो धीरे धीरे डेड होने शुरू हो जाते हैं। एक तो इससे गैंग्रीन होता है, और इससे बहुत मतलब पैर का बहुत ज्यादा सूज जाए ना, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाए ना, उसे एथलीट फुट भी मैम कहते इसको हैं। शायद हाथी पांव भी कहा जाता है हाँ, ना हाथी लोकल में। पाँव। हाँ, 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 हाथी पाँव। यस, यस। पैर को बहुत ज्यादा सूज जाता है, वहां पे धीरे धीरे टिश्यूज और उसके जो सेल होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। हम्म, गैंग्रीन बन जाता है, फिर ये इसका इलाज काटना ही होता है ऑलमोस्ट ज्यादातर। जी,
रोगाणु कैसे फैलते हैं? आपके घर में जहां भी गर्मी और नमी है, वहीं रोगाणु और कवक पनप सकते हैं, परंतु विषाणु अलग होते हैं। रोगाणु से आकार में 100 गुना तक छोटे विषाणुओं को बढ़ने के लिए एक जीवित पोषक के भीतर रहने की जरूरत होती है। इसी प्रक्रिया से वे बीमारी का कारण बनते हैं। रोगाणु लोगों के हाथों, आमतौर पर संक्रमित लोगों या सतह को छूने से घर के चारों ओर फैल जाते हैं। रोगाणु हवा में छोटे धूलकणों या हमारे मुंह, नाक, खांसी, छींक, बातचीत के दौरान निकली पानी की बूंदों पर यात्रा कर सकते हैं। जी। घर में रोगाणुओं के साधारण स्रोत। विषाणु से आप समझते हैं विषाणु क्या होते हैं? विषाणु एक हमारे जो बॉडी का जो सेल होता है वहां पर वो बीमारी अगर कोई भी उसका अंश रह जाए, ये वैसे तो दिखते नहीं है, माइक्रोटॉम से दिखते हैं। अगर वो रह जाए और ये 100, 200, 300 सालों तक जिंदा रहते हैं, लेकिन आप हम्म, कहेंगे कि भाई 100, 200, 300 सालों तक तो इंसान की आयु नहीं होती, तो ये क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। और जैसे ही इनको अनुकूल वातावरण मिलता है ये तुरंत हो जाते हैं। जैसे हाई बीपी हो गया किसी को, कोई बीमारी हाई बीपी की, तो उसकी आने वाली संतति में भी बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 90% चांसेस होते हैं। उनको बहुत अपना ध्यान, खाना पीना, इसका ध्यान रखना चाहिए। कोई भी दिक्कत अगर किसी में परिवार में फैमिली हिस्ट्री में कैंसर जैसी कोई परेशानी है, तो उसकी फैमिली में किसी भी मेंबर को ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसे हम विषाणु कहते हैं, जो सेल के अंदर जीवित रहते हैं और ये डीएनए से ट्रांसफर होते हैं। राइबोसोम से ये डाटा कलेक्ट करके डीएनए से ट्रांसफर होते हैं। ये होते हैं विषाणु। जीवाणु होते हैं जो अपना बाहर, शरीर के बाहर जो फैले रहते हैं, जिनसे हमें शरीर के बाहर के वातावरण से जो हमें बीमारियां फैलती हैं। जी। ठीक है। घर में रोगाणुओं के साधारण स्रोत: संक्रमित भोजन और पानी, नियमित रूप से छुई जाने वाली सतह जैसे दरवाजे, हत्थे, नल, टेलीविजन की रिमोट या टेलीफोन, सफाई और कचरे के क्षेत्र जैसे कूड़ादान, होदी, शौचालय, घरेलू कचरा जैसे उपयोग किया या खराब भोजन, इस्तेमाल हुआ रुमाल या गंदे लंगोट, पालतू और दूसरे सफाई की वस्तु जैसे सफाई के कपड़े, स्पंज और गंदे टूथब्रश, पालतू और दूसरे जानवर जैसे चूहे और मक्खियाँ, अन्य लोग। अभी हाल वो ही में कुछ एक न्यूज वायरल हो रही है कि पालतू बिल्ली ने पंजा मार दिया और लोगों ने घर में ध्यान नहीं दिया। 15-20 दिन बाद उस व्यक्ति को रेबीज हो गया और 1.5 महीने के अंदर उसकी डेथ होगी। तो पालतू जानवरों से भी बहुत खतरा रहता है। उनको समय समय पर इंजेक्शन तो लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर इस जैसा कुछ हो जाता है तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। यस मैम। रोगाणु शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? कई ऐसे तरीके हैं जिनसे रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये दूषित भोजन के साथ खाए जा सकते हैं, नाक और मुंह के माध्यम से सांस लेते समय हवा में मौजूद रोगाणु फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं, त्वचा पर मौजूद रोगाणु अनौपचारिक चोट या घाव के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। वे इंजेक्शन, शल्य चिकित्सा अथवा जानवर या कीड़े के काटने से हमारे रक्त प्रवाह में दाखिल हो सकते हैं। इंजेक्शन, जैसे किसी को इंजेक्शन लग चुका हो वो दोबारा सिरिंज का इस्तेमाल कर लिया जाए, या इंजेक्शन को अच्छे से साफ ना किया जाए, या जी फिर मैम। इंजेक्शन ऐसे मतलब ठीक से ठीक हाथों से ना पकड़ा जाए, सुई उसकी इन्फेक्टेड हो तो इंजेक्शन से भी, या फिर सर्जरी करते समय कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो जो साफ ना हो, उसको अच्छी तरह से सेटेलाइट ना किया गया, तो इससे भी हमें बहुत सारे बीमारियां फैल सकती हैं कीड़ों के काटने से। और ये सारे हमारे ब्लड के अंदर जो बीमारी फैल जाती है वो तुरंत हमारी बॉडी के अंदर फैल जाती है, उससे हमें बहुत ज्यादा खतरा रहता है। ठीक यस है। मैम। अंततः हमारे शरीर में तरल पदार्थों में मौजूद कुछ विशिष्ट रोगाणुओं को हम शारीरिक संपर्क के माध्यम से दूसरों को पारित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं? सही परिस्थिति में इस्चेरिचिया कोलाई ई कोलाई जैसा रोगाणु प्रत्येक 20 मिनट में विभाजित होकर केवल 8 घंटों में एक रोगाणु से 17 मिलियन रोगाणु विकसित कर सकता है।
ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं, एक उसका नाम दे रखा है हाँ, इन्होंने, डिवीजन रोगाणु बहुत का। हाँ। फास्टली होता है। हाँ, तो इस तरह अच्छा, और ये हमें नंगी आंखों से बहुत कम दिख पाते हैं। मक्खी मच्छर तो दिख जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छा, बहुत ज्यादा होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, और लेकिन ये बहुत ज्यादा बीमारियां फैलाते हैं। इसलिए अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और ये तो बहुत मतलब ऐसा इजी था, कुछ ऐसा नहीं था जिसको हम डिस्कस करें। अच्छा। रक्त वाहिनियों का विषय, चलो ये रक्त वाहिका का डायग्राम आ गया। हम्म ये जो डायग्राम है ये हम्म। थोड़ा धुंधला है, ब्लर है। अब हम्म। इसको दूसरी तरफ से करते हैं तो फिर वो स्किन आउट हो जाती है, फिर दोबारा से वो होना पड़ेगा। नेट से निकाल लेंगे मैडम। नेट से नहीं, इसी के नीचे जो दे रखा है ना, इसको क्लिक करेंगे ना, परिसंचरण तंत्र। यस अगर मैम। यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। मैं यही देख रही थी पहले ऑनलाइन आके ना, यहाँ पर नहीं आएगा। अगर आप इसको अपनी स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तब आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। नहीं मैम, नहीं आ रहा है। आपकी स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा? नहीं मैम, नहीं आ रहा। अच्छा। कोई नहीं, मैं नेट से निकाल के देख लूंगी। हाँ, नहीं नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। तो जो था वो भी गया, आ गया। हाँ, नहीं ये रहा। अब नहीं आ इसका रहा क्या है। है, इसमें मेन समझने वाली बात है कि परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण का अर्थ होता है जो हमारे शरीर के अंदर यातायात का काम करता है, अर्थात रक्त। रक्त जो है हमारे शरीर से पोषक तत्वों को एक स्थान से, एक एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाता है। रक्त और रक्त वाहिकाएं होती हैं दो तरह की, एक होती है शिराएं, एक होती है धमनियां, यानी आर्टरीज और वेसल्स। आर्टरीज होती है जिसमें जो हमारे हृदय से ऑक्सीजन वाले रक्त को लेकर जाती हैं। और जो शिराएं होती हैं, वो नसें होती हैं, शिराएं होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारे हृदय तक रक्त को, ऑक्सीजन रहित रक्त को लेकर जाती हैं, जो वो फेफड़ों तक पहुंचाकर वहां से उसे शुद्ध करके ऑक्सीजन वाला करके हृदय तक पहुंचा के वापस पूरी बॉडी के अंदर तुरंत पहुंचाता है। इतनी जल्दी फास्ट फास्ट काम होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, और पूरे सेल टू सेल वो सब रक्त जाता है। तो रक्त क्या है, परिसंचरण तंत्र, जो हमारे शरीर का यातायात है, जहाँ पे खून और पोषक तत्व रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचते हैं। यहाँ पे जो आप लाल कलर से देख रहे हैं ये है आर्टरीज। ठीक है, ये पढ़ने में तो नहीं आ रहा, लेकिन ये लाल रंग से दिख रहा है, ये जो ये है आर्टरीज। ये खून, ऑक्सीजन वाला रक्त जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमारी रक्त वाहिकाएं हैं, आर्टरीज। और जो नीले रंग से आप देख रहे हैं, नीले रंग से जो लिखा हुआ देख रहे हैं, जो एरो बना हुआ है, ये है शिराएं। शिराएं, वेन्स, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त को लेकर जाती हैं फेफड़ों तक, और जहां पे वो रक्त शुद्ध होके हमारे हृदय को पहुंच के और बाकी के शरीर के सभी हिस्सों तक वो रक्त पहुंचता है। बीच में आता है लसिका, लसिका तंत्र। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, इसमें कैसे दिखाऊं, इसमें एक लसिका तंत्र आएगा, लिम्फमिक, वो, हाँ, लिम्फिक, लिम्फमिक आएगा। वो है जो रक्त जो है हमारा, वो हमारी शिराओं से जब बहता है तो वो छन कर एक तरल पदार्थ के रूप में हमारे उन शिराओं में बहता है, छन कर उनकी दीवारों से, शिराओं की दीवारों से छन कर छोटी छोटी नसों में बहता है, उसे लसिका तंत्र कहते हैं। वो रक्त जो है हमारी कोशिकाओं में हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारे शरीर के पोषण के लिए और हमारे शरीर के ऑर्गन्स के लिए बहुत जरूरत है, जो टिश्यूज को मिलता है। आप देख रहे हैं सारी जो नीले रंग है ये हमारा है ऑक्सीजन रहित रक्त, और जो हमारा लाल रंग से जो लिखा हुआ है सारा हमारा आर्टरीज है, जहाँ पे ऑक्सीजन वाला रक्त हमारा बहता है। इसको आप अगर थोड़ा सा क्लियर करके देखेंगे ना, तो आप अपना घर में एक बार करके देखिए जरा इसको, फिर नहीं समझ आता हम इसको दोबारा से कोई चित्र ला के फिर करके देखते हैं। ठीक है, वैसे इसमें ऐसा वो नहीं है, बस आर्टरीज और वेन समझने की जरूरत है हमें। ठीक है। और जो हमारी आर्टरीज हैं वो पेशीय तंत्र वाली होती है, उसमें मसल्स होते हैं, क्योंकि फेफड़ों और हृदय की जो हमारी वो नसें हैं, नलियां हैं,
वो मोटी दीवारों की होती हैं जो रक्त के प्रेशर को होल्ड करती हैं। नहीं तो क्या होगा, रक्त का जो प्रेशर होगा अगर ज्यादा हुआ तो अगर वो लचील नहीं होंगी तो उसमें प्रेशर होके उसके फटने का डर होगा। तो इसलिए हमारा शरीर ही ऐसा बना है कि जैसे ही रक्त का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर होता है तो हमारी आर्टरीज, जो हमारी धमनियां हैं, वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। जबकि शिराएं ऐसी नहीं होती। शिराओं में कम पेशी होता है, मसल्स कम होते हैं, वो ज्यादा संकुचन नहीं होती, ज्यादा फैलती नहीं है। लेकिन आर्टरीज हमारी ज्यादा फैलती भी है और सिकुड़ती भी ज्यादा है। रक्त के प्रेशर को ये कंट्रोल करती हैं। जो हार्ट में जो ब्लॉकेज होती हैं, जो कहते हैं ना आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई या हार्ट प्रेशर हो गया, तो वो क्या है, रक्त का प्रेशर जो तो वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जो हमारे आर्टरीज हैं वो उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाती। इसलिए हमारे शरीर ने ही, प्रकृति ने ही हमारे शरीर के अंदर इसको, जो रक्त को, ऑक्सीजन वाला रक्त है, इसको ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है। उसकी जो पेशियां हैं, जो उसकी नलिकाएं हैं, वो अपने आप सिकुड़ती हैं उसके प्रेशर के हिसाब से और अपने आप फैलती भी हैं। लेकिन शिराएं कम पेशियां युक्त होती हैं, वो कम फैलती हैं। ये आर्टरीज और हमारा धमनियों का, नसों का अंतर है। आर्टरीज में ऑक्सीजन वाला रक्त जाता है, जबकि शिराएं ऑक्सीजन से रहित रक्त को लेके जाती हैं। ठीक है, इसे आप एक बार देख लीजिए, फिर इसमें अगर कोई कोई क्वेश्चंस होगा तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पुट अप करेंगे। ओके। ठीक है। वाहिकाएं शरीर में रक्त के परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग होती हैं। इनके द्वारा शरीर में रक्त का परिवहन होता है। तीन मुख्य प्राकी प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। धमनियां, जो हृदय से रक्त को शरीर में ले जाती हैं। वे रक्त वाहिनियां जिनके द्वारा कोशिकाओं एवं रक्त के बीच जल और रसायनों का आदान प्रदान होता है। वे शिराएं, जो रक्त को वापस एकत्रित कर हृदय तक ले जाती है। हम्म। शिराएं रक्त पढ़ा, शिराएं पढ़ा हमने, जो हमारी नसें हैं, और धमनियां हमने पढ़ा, जो हमारी आर्टरीज हैं। ठीक है। और कोशिकाओं तक रक्त, जल और जो भी हमारा पोषण, हमारे पोषक तत्व हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक ऑर्गन से दूसरे स्थान पर रक्त लेकर जाता है। रक्त वाहिकाओं और धमनियों को साफ करने के 9 घरेलू उपाय। शरीर के विभिन्न हिस्सों की रक्त वाहिकाओं बंद कर होने के कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कोरोनरी धमनी रोग, मान्य धमनी रोग, परिधीय धमनी रोग और यहाँ तक कि दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए इसका समय पर निदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आधुनिक दवाएं और उपचारों के साथ ही घरेलू उपचार बिगड़ती हुई स्थिति को रोकने और गंभीर हृदय रोग के जोखिम को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। बंद धमनियों के लक्षण। हालांकि भरी हुई धमनियों में तब तक किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं देते जब तक कि समस्या समस्या या गंभीर नहीं हो जाती। इसके लक्षणों में सीधे सीने में दर्द, सांस में तकलीफ, दिल की धड़कन तेज होना, कमजोरी, चक्कर आना, भूख, चिंता, मतली, पसीना आदि शामिल हैं। विभिन्न प्रकारों में भरी हुई धमनियों से संबंधित अन्य लक्षणों में पैर के दर्द, पैरों पर का ठंडा होना, बॉडी की एक तरफ सुन्न हो जाना, एक हाथ या पैर को उठना मुश्किल हो और एक आंख की रोशनी होना शामिल है। जहाँ हार्ट की तरफ वाला हिस्सा है हमारा, लेफ्ट साइड, वहां ये सारी परेशानियां देखने को मिल जाती हैं कि एक हाथ को उठाने में दर्द है, एक पैर में दर्द हो गया, या एक तरफ का हिस्सा हमारा ज्यादा जल्दी सुन्न हो जाता है। ऐसे बैठे बैठे हम पैर बैठे हैं, दोनों पैर सुन्न हो जाते हैं एक पोजीशन में बैठने से, पर एक पैर बहुत जल्दी सुन्न हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे जो हार्ट की तरफ जो हमारी आर्टरीज है, हमारी धमनियां हैं, वहां पे ब्लॉकेज होना शुरू हो गई हैं। इसके लिए कुछ ये लक्षण बताए हैं और इसके कुछ उपाय हैं।
लहसुन बंद धमनियों को साफ करने के लिए सबसे अच्छा उपचारों में से एक है। यह रक्त वाहिनियों को चौड़ा करने और रक्त परिसंचरण में सुधार में मदद करता है। 2007 में बकिंघम में अलबामा यूनिवर्सिटी में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि लहसुन रक्त वाहिकाओं को आराम पहुंचाने में मदद करती है। इसके अलावा लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और दिल के दौरे स्ट्रोक का खतरा कम करने में मदद करता है। समस्या होने पर 3 लहसुन की कली को काटकर 1 कप दूध में मिलाकर उबाल लें। थोड़ा सा ठंडा होने पर इसे सोने से पहले पिएं। इसके अलावा अपने आहार में लहसुन को शामिल करें। हम्म। हल्दी हमारे खान पान से जो हमारे रक्त के अंदर जो विकार आ जाते हैं वो जमा हो या वो जो गंदगी है हमारी शिराओं में जमा होनी शुरू हो जाती है, उसके कारण हमारी धमनियों में रुकावट आ जाती है। तो उसके लिए बताया कि लहसुन बहुत अच्छा काम करता है, इसको इस तरह लेना चाहिए। कुछ लोग लहसुन को सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से भी निगलते हैं, इससे भी आराम पड़ता है। दूध में मैम अदरक तो चल जाता है, लहसुन हाँ, लहसुन की जो कली है उसको अगर साबुत नहीं निकल सकते उसको चाकू से काट के, लेकिन उसको चबाया नहीं जाता, चबाने को मना करते हैं क्योंकि जो लहसुन के अंदर जो ऐसा एक लिक्विड होता है जो हमारे दांतों को खराब कर देता है। तो लहसुन को काट के पतला लंबा या छोटे हिस्सों में काट के उसको जैसे टैबलेट को निगलते हैं ना, वैसे पानी के साथ निगलते हैं। हल्दी हल्दी एक और ऐसा मसाला है जो बंद धमनियों के इलाज में मदद करते हैं और आपके दिल के को स्वस्थ और अधिक कार्य करने में मदद करता है। करक्यूमिन हल्दी का मुख्य घटक है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पता नहीं ये गुण गुण पाए पाए जाते जाते हैं हैं जो पाए खून को जाते हैं। हाँ, जो खून को थक्का बनने से रोकने में मदद करते हैं, जो ब्लड को थक्का बनने से रोकने में हाँ, मदद करते हैं। इसके हाँ, ठीक है। अलावा हल्दी का अर्क कम घनत्व लियोप्रोटीन या खराब कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल का स्तर को कम करने, धमनियों को बंद करने से रोकने में मदद करता है। साथ ही यह रक्त वाहिनियों को आराम पहुंचाकर दिल का दौरा या स्ट्रोक के खतरे को कम करने में मदद करता है। इसके लिए अम, एक गिलास गुनगुने दूध में एक गिलास एक गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 1 या 2 बार सेवन करें। इसके अलावा अपने आहार में हल्दी पाउडर को शामिल करें। हल्दी जो है, हल्दी में जो करक्यूमिन होता है बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर सुबह किसी को ज्वाइंट्स पेन है या इस तरह थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होती है, तो अगर सुबह सुबह हल्दी में 1 चम्मच हल्दी डालकर उसको उबाल लें और उसमें एक चुटकी काली मिर्च मिला दें, तो हल्दी की जो पावर है वो दोगुनी बढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा असर करती है फिर। लाल मिर्च में मौजूद कैप्सिसिन नामक कैप्सिकम, तत्व हाँ। खराब कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल ऑक्सीकरण से बचाता है। यह रक्त के खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो बंद धमनियों के मुख्य कारणों में से एक है। इसके अलावा यह ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने और दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा कम करने में मदद करता है। गर्म पानी में 1 से आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर कुछ हफ्तों के लिए इसे नियमित रूप से लें। इसके अलावा आप चिकित्सक की से लाल मिर्च सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मैम ये एसिड नहीं बनाता रेड मिर्च? लाल मिर्च जो एसिडिक हैं उनको नहीं लेना चाहिए, जिनको एसिड बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं, सुबह सुबह अगर इसको ले लेते हैं ना, ये पर पिया नहीं जाता है, बहुत कम लोग पी पाते हैं। पीने के सुबह सुबह पीने के बाद इसको, और फिर मोशन वोशन जाने वाले के बाद फिर तो 1 डेढ़ घंटे बाद फिर सादा पानी ज्यादा पीना पड़ता है। लेकिन जिनको हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, उनको एसिड बने या कुछ भी बने, पर अगर वो ये लेंगे तो उनको थोड़ा आराम ही मिलेगा। लेकिन हल्दी इसमें बेस्ट है, मेरे हिसाब से हल्दी ज्यादा अच्छा रहता है।
अलसी के बीज रक्तचाप और सूजन को कम करने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं कि यह अल्फा लेनोलेनिक एसिड ALA का सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है। यह बंद धमनियों को साफ रखने और समग्र दिल के स्वास्थ्य के सुधार करने में मदद करता है। इसके अलावा अलसी में मौजूद बहुत अधिक मात्रा में फाइबर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बांधकर बंद धमनियों को साफ करने में मदद करता है। इसे अम, इस्तेमाल करने के लिए आप 1 चम्मच अलसी के बीज नियमित रूप से पानी में साथ लें। इसके अलावा आप इसको जूस, सूप, स्मूदी मिलाकर भी ले सकते हैं। मैम सर्दियों गर्मी में ले सकते हैं इसको? हाँ, अलसी ले सकते हैं। अलसी ऐसा कुछ नहीं है कि नुकसान करेगी। अलसी को क्या कुछ लोग क्या करते हैं कि अलसी को लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इसको सेक लेते हैं जिससे कि इसका मॉइस्चर सा निकल जाए। लेकिन इसको सेकने पे फिर इसका थोड़ा सा पोषक तत्व थोड़े खत्म से हो जाते हैं। इसको फिर बना के खाना खाने के बाद इसको वैसे एक फ्रेशनर की तरह खाते हैं। अलसी को इस तरह भी खाया जाता है, जैसे सौंफ वगैरह फ्रेशनर की तरह खाते हैं ना खाना खाने के बाद डाइजेशन के लिए, उस तरह भी खाया जा सकता है। लेकिन अगर एक मेडिसिन की तरह लेना तो 1 चम्मच अलसी को चबा चबा के खाओ, उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लो, ठीक रहता है अलसी। अनार सब्जी में, के दही में, किसी भी चीज में मिला के खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जो ये नुकसान करे। अनार से गुणकारी फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में धमनियों की परत की किसी प्रकार की क्षति से रक्षा करते हैं। 2005 में नेशनल अकेडमी फॉर साइंस में छपे एक अध्ययन के अनुसार एंटीऑक्सीडेंट युक्त अनार का रस शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पाद को बढ़ाता है जो धमनियों को खुला रखने और रक्त को ठीक कर बहने में मदद करता है। आप पिस्ताचियो अनार को नियमित रूप से खाएं। इसके अलावा आप नियमित रूप से दिन में 1 बार अनार का जूस भी पी सकते हैं। नींबू विटामिन सी से भरपूर एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो रक्तचाप में सुधार लाने और धमनियों की सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा नींबू ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी के स्तर को कम करता है और रक्त प्रवाह की में ऑक्सीडेंट के ऑक्सीडेंटिव के नुकसान से रोककर धमनियों को साफ करता है। लेकिन नींबू को ज्यादा नहीं लेना चाहिए। क्या करता है नींबू, एसिडिक होता है और ब्लड को जब साफ करता है, जो हमारा खराब साफ करने पर जो खराब ब्लड होता है वो धमनियों में ही रह जाता है। तो नींबू की कुछ बूंदे हम डेली ले सकते हैं, या सुबह सुबह खाली पेट नींबू अपना पानी गर्म गुनगुने पानी में पी लिया बस। उसके बाद पूरे दिन में आधा नींबू बहुत है, इससे ज्यादा नींबू नहीं लेना चाहिए। इसके लिए अच्छा ये तो आपने बताया। अदरक धमनियों को साफ करने वाला एक और कारगर उपाय है। इसमें मौजूद गिलोल और सोगोल जैसे तत्व वह हृदय रोग में बहुत लाभकारी होते हैं। इसके अलावा अदरक कुल कोलेस्ट्रॉल कम करने और एलडीएल के ऑक्सीकरण को अवरुद्ध करके मौजूदा ब्लॉक को कम करने में मदद करता है। इसके लिए आप नियमित रूप से दिन में 2 से 3 कप अदरक की चाय लें या अदरक का छोटा सा टुकड़ा नियमित रूप से खाली पेट लें। अदरक की चाय से मतलब यहाँ पर ये नहीं जो हम रूटीन में चाय पीते हैं वैसा भी चलो 2 से 3 कप चाय पी ले, नहीं। चाय बहुत नुकसान करती है और ज्यादा दूध वाली चाय और भी ज्यादा नुकसान करती है। और अदरक डाल दे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा। तो इसमें अदरक की चाय से मतलब है यहाँ पे अदरक को पानी में उबाल लें, उसमें चाहे तो 1 चुटकी हल्दी डाल लें और थोड़ा उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और 1 चुटकी काली मिर्च डालें और उसमें अदरक को उबाल लें और तब उसको चाय की तरह पिए। उसमें पत्ती, चीनी और ये सब चीजें नहीं डालनी, सिर्फ अदरक को या हल्दी और अपना थोड़े काली मिर्च को उसको उबाल के लें, ये बेस्ट है। इसका चाय से यहाँ पे ये तात्पर्य है। ठीक है। मेथी के बीज, आप बंद धमनियों के इलाज के लिए मेथी के बीज का उपयोग कर सकते हैं। इन बीजों में मौजूद सेपोनिन धमनी को बंद करने वाले एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा मेथी के बीज में फाइबर की
उच्च मात्रा खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए मेथी के बीज का 1 चम्मच रात भर थोड़ा पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पीने से, और बीज भी खा लें। बीज नहीं खा सकते, ये भी बेस्ट। खा हाँ, सकते मेथी हैं। के बीज खा सकते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं वो बड़े। अच्छा। कोशिकीय प्रत्युत्तर। सजीव कोशिकाओं में भोजन व ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने के कार्य की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह एक कैटाबोलिक क्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों प्रकार की अवस्थाओं में संपन्न हो सकती है। इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को एटीपी नामजद गुण की में संग्रहित करके रख लिया जाता है, जिसका उपयोग सजीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं। यह जैव रासायनिक क्रिया पौधों और जंतुओं दोनों की ही कोशिकाओं में दिन रात हर समय होती रहती है। कोशिकीय भोज्य पदार्थ के रूप में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और गैसीय अम्ल का प्रयोग करती हैं, जिनको ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीजन का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य करता है। यहाँ पे एक रुकेंगे। कोशिकीय इसमें क्या है कि कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? कोशिका जो हम लोग जो भोजन करते हैं या पौधों में भी जब भोजन की क्रिया होती है तो उस भोजन से जो ऊर्जा होती है, ऑक्सीजन जो मिलती है, वो हमारे बॉडी के सेल को मिलती है। जब हम खाना खाते हैं तो जो एनर्जी होती है, जो भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे सेल को मिलते हैं और इसे कोशिका श्वसन कहते हैं। इससे कोशिका को ऊर्जा मिलती है। कोशिका का सांस लेना कहते हैं। अब जब कोशिका सांस लेते हैं तो हमारे टिश्यू सांस लेते हैं, फिर टिश्यू सांस लेते हैं तो हमारे पूरा ऑर्गन्स उस तरह डेवलप होता है, उस तरह श्वसन क्रिया करते हैं। हमारे पूरे ऑर्गन में हमारी श्वसन क्रिया होती है। इसलिए कोशिका को यहाँ पर बहुत महत्व दिया गया है कि कोशिका हमारे शरीर की एक इकाई है। और ये सेम यही क्रिया पौधों में भी, जीव जंतुओं में भी होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण से भोजन की क्रिया बनती है, भोजन से पौधों की ग्रोथ होती है। ठीक है। और ये इसके रासायनिक वो है कि इसमें ग्लूकोज है मैम, हाँ, 6 12O6 प्लस हाँ 6O2, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हाँ में बदल गया रिएक्शन करने के बाद। हाँ, जो हम खाना खा श्वास लेते हैं उस ऑक्सीजन लेते हैं जो हमें भोजन से बनती है और जो हमें वायु से मिलती है, और हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी कि दूषित श्वास बाहर निकलती है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। जबकि कोशिकीय श्वसन और पौधे श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। छोड़ते कुछ हैं। पौधे ऐसे, कुछ ऐसे होते हैं जो 24 घंटे ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसमें नीम, पीपल, बरगद इस तरह के पेड़ शामिल है, इसमें तुलसी। कोशिकीय श्वसन श्वास क्रिया में अभिन्न संबंध है। प्राय ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे की पूरक है। श्वास क्रिया सजीव के श्वसन अंगों एवं उनके वातावरण के बीच होती है। इसके दौरान सजीव और उनके वातावरण के बीच ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। इस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस वातावरण में सजीवों के श्वसन अंगों में पहुंचती है। ऑक्सीजन गैस श्वसन अंगों में से निवारण द्वारा रक्त के प्रवेश कर जाती है। रक्त परिवहन का माध्यम है जो इस ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुंचाता है। वहां इसका उपयोग कोशिकाएं अपने कोशिकीय श्वसन में कराती हैं, और श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका में कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं और शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। क्योंकि क्रिया के अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या शक्तिगृह या पावर हाउस कहा जाता है। अब हमारे शरीर कितनी जल्दी जल्दी काम करते हैं। हमने जैसे ही श्वास ली, वो श्वास ऑक्सीजन जो है हमारे रक्त में मिली, और रक्त हमारी पूरी बॉडी में सर से लेके पैर तक हमारे हर सेल तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है। कितनी फास्टली ये काम होता है। और एक पल भी, एक सेकंड के लिए, सेकंड के भी 100वें हिस्से में अगर ये क्रिया रुक जाए
तो हमें कितनी घबराहट, हमारा हार्ट काम करना बंद कर जाएगा, हमारे शरीर के अंग काम करना बंद कर जाएंगे। इसलिए और इस तरह इतनी तुरंत फास्टली काम करता है, भगवान ने जो, प्रकृति ने जो हमारे शरीर को ऐसा बनाया है। जैसे ही ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचते हैं, रक्त जो है वो परिवहन का काम करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान, एक ऑर्गन से दूसरे स्थान ऑर्गन तक हमारी उस ऑक्सीजन को लेके जाता है, उस साथ में उस पोषक तत्वों को भी जो हमने भोजन से खाए होते हैं। और वो जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी एक कोशिका तक पहुंचती है, हर एक कोशिका तक। और कोशिका के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने पढ़ा था, उसका जो बीच का भाग होता है, साइड में जो होता है बीच का भाग, केंद्रक कहलाता है। और जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पर ऑक्सीजन पहुंचती है। और इसे हम कोशिका का श्वसन लेना, श्वसन, कोशिका का श्वसन कहते हैं, सांस, कोशिका का सांस लेना कहते हैं। और वो भाग जो है कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह भी माना जाता है। हमने पढ़ा था कोशिका का पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है। क्रिया स्थल। श्वसन की क्रिया के प्रथम चरण से श्वसन द्रव्यों जैसे ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च आदि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पेप्टाइड या अमीनो अम्ल तथा वसा या वसीय अम्ल के विघटन से पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है तथा द्वितीय चरण में पाइरुविक अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण से जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। क्रियाविधि का प्रथम चरण के कोशिका द्रव्य में होता है। इसमें कोई भी कोशिकांग सीधे तौर पर संलग्न नहीं होते हैं। द्वितीय चरण कोशिका के द्रव्य में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। अनॉक्सी श्वसन की क्रिया जिसमें श्वसन द्रव्यों के विघटन से लैक्टिक अम्ल इथाइल अल्कोहल बनता है। कोशिका द्रव्य में तथा अक्षीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें क्रेब्स चक्र की क्रिया कोशिका द्रव्य में ही होती है। अब कोशिका के अंदर जो भी कार्य होते हैं, उसके जो कोशिका के अंदर जो भी जितने भी उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो सब कैसे काम करते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर सारे ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही कोशिका में हार्ट, पावर श्वसन क्रिया, सारी चीजें, जनन क्रिया, सब कोशिका के अंदर भी होती है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जाती है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कोशिका जब श्वास की श्वसन क्रिया, उसकी एक चक्र साइकिल पूरा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। इस तरह कोशिका, ये सब काम क्या है, कोशिका द्रव्य होता है जो कोशिका के अंदर लिपिड होता है। ये आप उसको चित्र को देखेंगे और उसको पढ़ेंगे जो नाम को, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप इसको अपना एक बार घर पे भी पढ़ के देखिए अपने आप, फिर जो अगर नहीं समझ में आता उसको फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। ये नाम हमने पहले कई बार डिस्कस करे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, कोशिका द्रव्य क्या होता है। अब इसमें इथाइल और अल्कोहल जैसे कुछ नई चीजें आई हैं, ये उसके अंदर जो भी द्रव्य बनते हैं, या जो भी गैस बनते हैं कोशिका के श्वसन में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के बीच में, तो ये उनके नाम है, उनको ये नाम, साइंस का नाम दिया गया है। तो ये सारी क्रियाएं कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती हैं, जो कोशिका का पावर हाउस होता है। ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है तथा इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस क्रिया के अंत में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। 1 ग्राम मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 674 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। जिन जीवधारियों में यह श्वसन पाया जाता है उन्हें एरोब्स कहते हैं। ये ग्लूकोज का रासायनिक स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीय आगे श्वसन के पढ़ेंगे। प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, फलस्वरूप एक अणु ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया कई चरणों में होती है और प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न चरणों का पता एम्बडेन, मेयरहॉफ
पर्नोज नामक 3 वैज्ञानिकों ने लगाया। इसलिए श्वसन की इस अवस्था को इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर एमपीवी पाथवे भी कहते हैं। इसमें ग्लूकोज में संचित ऊर्जा का 4% भाग मुक्त होकर NADH2 में चली जाती है और शेष 96% ऊर्जा पायरुविक अम्ल में संचित हो जाती है। पहले एक सेकंड रुकेंगे। पहले हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या काम होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, जो भी हम भोजन खाते हैं और भोजन के चयापचय होने से जो भी ऊर्जा बनती है या जो कार्बन डाइऑक्साइड और उससे जो भी ऊर्जा बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद उस जो भी कैलोरी बचती है उसको ग्लूकोमिया, हाँ ग्लूकोज 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 का एक जो भी आंशिक रूप बनता है और वो ऑक्सीकरण होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन बनता है जो कोशिका को श्वसन की क्रिया में सहायता करती है। और इसके अंदर जो भी इसके अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। भोजन माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा हमने, और कोशिका द्रव्य जो कोशिका के अंदर लिक्विड देखा था, जो डॉट्स हमने देखे थे चित्र के अंदर, आप देखेंगे उसके अंदर वो कोशिका द्रव्य है, उसके अंदर ये सारी क्रियाएं होती हैं। भोजन से ग्लूकोज निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में इस तरह की क्रिया होना, और इसमें ग्लूकोज की मात्रा वगैरह बताई गई। ये आप पढ़ेंगे इसको इसको आप अपने आप पढ़ के देखेंगे। वैसे तो हाँ, इसे पढ़ेंगे आप। ग्लूकोज कितना है, क्या है कोशिका के अंदर, ये पूरे हमारी बॉडी के अंदर भी सेम यही प्रक्रिया होती है। ग्लूकोज लगता है अलका जी अब नहीं है या मैं किसी भूल काम। जाती हूँ, मैंने पढ़ दिया और मैं अच्छा भूल गई स्पीकर ऑन करना। अच्छा, हमने ये सूत्र पढ़ना है। हाँ जी मैम। हाँ, ये सूत्र जो है ना ग्लूकोज, ये। हाँ हाँ ग्लूकोज पर दो मॉलिक्यूल NAD+ के हैं, 2 मॉलिक्यूल पी के हैं, 2 हैं ADP के, और फिर रिएक्शन करी, 2 पाइरूवेट बने और 2 NADH बने, 2 ATP और 2 हाइड्रोजन के और 2 पानी के मॉलिक्यूल बने। और ये वो इसमें हमारे, बताया। हाँ, ये जी मैम। हमारे शरीर के अंदर बनता है एक कोशिका में जो भी यस कार्य मैम। होते हैं, और ऐसा सेम हमारे सभी शरीर की हरबों खरबों कोशिकाओं में होता है। इस तरह हमारे शरीर के अंदर ये भोजन और श्वसन और श्वसन लेना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, और जो भी भोजन हम खाते हैं उससे ग्लूकोज, हाइड्रोजन, और इस तरह जो भी बनता ये बनता है अपने जो हाइड्रोजन वगैरह, ये हमारा शरीर का ऊर्जा। जी मैम। 5 चरण में 6 कार्बन विशिष्ट गया। हम्म, कार्बन विशिष्ट ग्लूकोज का अणु ऊर्जा में के प्रयोग से 3 कार्बन वाले अणु में विघटित करते हैं। विघटन हो जाता है, हाँ। और फिर ये इस तरह इनका विघटन होता है और जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म कणों में इनका विघटन होकर शरीर को ऊर्जा देते हैं। यस मैम। अब अब हम ये ये, कल। जी। हाँ ये हम कल करेंगे। आप जो भी हम पढ़ रहे हैं, आप इसको एक बार अपने आप से पढ़ के देखिए, फिर कोई क्वेश्चंस होते हैं उसको बताइए नेक्स्ट क्लास में, फिर उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे ओके मैम। कैंसर कारक। हाँ जी, ठीक ठीक। ठीक है। चलो, ठीक है। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण।